प्रीति छठी कक्षा में पढ़ती थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था। वो हमेशा पूरे स्कूल में अच्छे नंबरों से पास हुआ करती थी। सारी टीचर्स उसकी तारीफ किया करती थी। प्रीति स्कूल से घर जाकर बाजार में पतंग बेचा करती थी। प्रीति बहुत ही मेहनती लड़की थी। ऐसे ही एक सुबह प्रीति स्कूल जा रही थी। तभी उसकी सहेली, जो कि उसी की क्लास में थी, जिसका नाम अमायरा था, वो प्रीति से बोलती है, अरे प्रीति, तू बाजार में पतंग बेचती है क्या? मैंने कल तुझे बाजार में देखा था। तू बाजार में बैठकर बोल रही थी, 10 वाला पतंग ले लो, 5 वाला पतंग ले लो। हाँ मायरा, मैं बाजार में पतंग बेचा करती हूँ, क्योंकि मेरे घर में कमाने वाला कोई भी नहीं है, बस मेरी माँ और मैं ही है। मेरी माँ घर में सिलाई का काम करती है और मैं बाजार में कभी पतंग बेचती हूँ तो कभी सब्जियाँ बेचना शुरू कर देती हूँ। सच्ची में तो इतनी गरीब है? ओह माय गॉड, मुझे लगा था कि शायद मेरी फ्रेंड हमारे लेवल के हिसाब से है, लेकिन तू तो गरीब निकली। तुझे ना अब मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारी बेइज्जती हो जाए तेरी वजह से। सब लोगों को पता चलेगा कि अमायरा की फ्रेंड गरीब है और वो बाजार में पतंग बेचती है, तो कितनी बड़ी इंसल्ट होगी मेरी। ऐसी बात नहीं है अमायरा, गरीब और अमीर होना तो किस्मत की बात है। और दूसरी चीज ये है कि ऊपर वाले ने सबको बराबर बनाया है। ये तो लोगों का अपना अपना सोचना है कि गरीब लोग ऐसे होते हैं और अमीर लोग अच्छे होते हैं। अरे बस बस, मुझे अब तुझसे कोई भी बात करने की जरूरत नहीं है। आज से हमारी दोस्ती खत्म। कोई बात नहीं, मुझे भी ऐसी नकली दोस्त नहीं चाहिए जो मेरी गरीबी देखकर दोस्ती तोड़ दे। दोनों स्कूल जाने के लिए अलग अलग रास्ते अपना लेती हैं। थोड़ी देर बाद ये दोनों स्कूल पहुंच जाती हैं। स्कूल में उनकी क्लास टीचर मेघा सभी बच्चों को बोलती है, देखो बच्चों, आज से 14 दिन बाद हमारे स्कूल में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, जिसमें सभी बच्चों को मिलजुल कर अपना अपना योगदान देना होगा। जैसे कि जिसको डांस आता है वो डांस करेंगे, जिसको पोयम सुनाना हो या गाना सुनाना हो या एक्टिंग करनी हो वो करेंगे। अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जिन बच्चों को सेलेक्ट करूंगी वो बच्चे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना अपना एक्ट तैयार कर लेंगे। ओके? मेघा टीचर सभी बच्चों को जोड़ियों में बांट देती है, तो वही मेघा प्रीति और अमायरा को भी एक साथ कर देती है। ये देखकर अमायरा को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी टीचर से कहती है, मैम, मुझे प्रीति के साथ कोई डांस वगैरह नहीं करना, मुझे किसी और के साथ करना है। इसके साथ अब मेरी लड़ाई हो चुकी है, हम दोनों अब दोस्त नहीं हैं। अरे ऐसा क्या हो गया तुम दोनों के बीच? पहले तो तुम दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी, अचानक ऐसा क्या हो गया? प्रीति तो बहुत अच्छी बच्ची है, उसने तो लड़ाई नहीं की होगी। तो अमायरा, तुम ही बताओ, तुमने ऐसा क्या किया? मैम, वो आपको पता है, ये प्रीति ना बहुत गरीब है, ये बाजार में पतंग बेचती है। अब ऐसे लोगों के साथ कौन ही दोस्ती रखना चाहेगा? अब तो आप भी इसे नहीं पढ़ाओगी, मुझे पता है, देखना। ओह माय गॉड, तुम अभी इतनी छोटी हो और तुम्हारे दिमाग में कितनी घटिया बात अभी से आ रही है। देखो बच्चों, अमीर गरीब कुछ नहीं होता। इस संसार में ऊपर वाले ने सबको बराबरी का दर्जा देकर भेजा है। ये तो लोगों की मानसिकता ही ऐसी है कि लोगों ने जात पात, अमीरी गरीबी ना जाने क्या क्या बना दिया है, और जो चीज ऊपर वाले ने नहीं बनाई है उसे हमें मान्यता नहीं देनी चाहिए। ऊपर वाले ने सबको एक ही बनाकर भेजा है। अमीर की बॉडी में भी लाल खून है और गरीब की बॉडी में भी लाल खून है, तो फर्क क्या रह गया इसमें? अब बताओ मुझे। मैम, मैंने टीवी में देखा था, गरीब लोग बहुत बेकार होते हैं और मेरे घर में तो हम लोग अपनी नौकरानी के साथ भी बुरा व्यवहार करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा, गलती तो तुम्हारे पेरेंट्स की है। बच्चे घर ही से तो सीखते हैं। खैर ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारी टीचर हूँ और एक टीचर होने के नाते मैं चाहती हूँ कि तुम प्रीति के साथ ही परफॉर्म करो। तुम्हें गाना सुनाना हो या डांस करना हो, जो भी करना हो, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दोनों चूज कर लेना।
और हाँ, दूसरी चीज, उस दिन तुम दोनों को सुंदर सा लहंगा पहन के आना है। ना चाहते हुए भी अमायरा को प्रीति के साथ पार्टिसिपेट करना ही पड़ता है। ऐसे ही अब दोनों सहेलियां मिलकर अपना एक डांस तैयार कर लेती हैं। देखते ही देखते 26 जनवरी का दिन नजदीक आ रहा था। अमायरा अपने माता पिता से कहकर अपने लिए बहुत महंगा लहंगा खरीद लेती है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रीति अपनी माँ से कहती है, माँ, 26 तारीख को स्कूल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाएगा और उसमें मुझे ना एक अच्छा सा लहंगा पहनना है। तो मैं क्या सोच रही थी कि आप मेरे लिए एक सुंदर सा लहंगा बना दोगी क्या? बेटी, तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले, मैं तुझे खुद मार्केट लेकर जाऊंगी और वहाँ से तुझे सुंदर सा लहंगा दिलवाऊंगी। अरे नहीं माँ, मुझे बाजार वाला लहंगा नहीं चाहिए, मुझे अपनी माँ के हाथों का बना हुआ लहंगा चाहिए। तो आप मेरे लिए एक सुंदर सा लहंगा बना देना ना, मैं वही पहनकर डांस करूँगी। अच्छा ठीक है, 26 जनवरी के लिए मैं तेरे लिए एक तिरंगे वाला लहंगा बनाऊंगी जिसमें तीनों रंगों का प्रतीक होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है ना माँ। ठीक है, आप मेरे लिए ऐसा ही लहंगा तैयार कर देना। ऐसे ही 26 जनवरी वाले दिन सभी बच्चे अच्छे से तैयार होकर स्कूल जाते हैं। प्रीति भी स्कूल में आ जाती है। प्रीति को देखकर अमायरा बहुत हंसती है और कहती है, ये कौन सा लहंगा पहन लिया तूने? ऐसा लग रहा है कि तिरंगे को तूने अपने शरीर पर लपेट लिया हो। सच में मेरे साथ डांस करेगी ना तो सिर्फ लोग मुझे ही देखेंगे, तुझ पर तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। कोई बात नहीं अमायरा, मुझे तो खुशी होगी अगर सब तुझे देखेंगे। और वैसे भी मैं जीतूं या हारूं, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरे मन में तेरे लिए कोई भी नाराजगी नहीं है। चल हट, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गई है। मुझे ना तुझसे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो सिर्फ मेघा मैम की वजह से ये सब करना पड़ रहा है। थोड़ी देर में दोनों स्टेज पर जाती हैं और डांस करना शुरू कर देती हैं। अमायरा स्टेज पर जाते ही पब्लिक को देखकर बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है और अमायरा से डांस नहीं हो पाता। लेकिन वही प्रीति पूरी हिम्मत के साथ अपना पूरा डांस कंप्लीट करती है। सभी लोगों को प्रीति का डांस बहुत अच्छा लगता है। आखिरकार अंत में प्रीति को बहुत अच्छे गिफ्ट के साथ साथ उसकी तारीफ भी की जाती है। साथ ही उसके तिरंगे वाले लहंगे की भी बहुत तारीफ होती है। तभी प्रीति अपने हाथ में गिफ्ट लिए अपनी फ्रेंड अमायरा को बुलाती है और कहती है, ये जितने भी गिफ्ट है ना, इन सब की असली हकदार मैं अकेली नहीं बल्कि मेरी फ्रेंड अमायरा भी है। अमायरा ने मेरे साथ मिलकर डांस किया और बहुत प्रैक्टिस की और मुझे तो डांस भी नहीं आता था। ये सब डांस मुझे अमायरा ने ही सिखाया है, इसलिए इस गिफ्ट की असली हकदार अमायरा है। अभी अमायरा की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अमायरा बेस्ट डांसर है, तो ये गिफ्ट भी मैं अमायरा को ही देना चाहूँगी। अमायरा, तुम इसकी असली हकदार हो। मैं आज सबके सामने प्रीति से माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा प्रीति को गरीब कहकर बुलाया करती थी। मैं इसका बहुत मजाक बनाया करती थी, लेकिन आज मुझे इसका इतना बड़ा दिल देखकर समझ आ गया है कि अमीर और गरीब कुछ भी नहीं होता। इंसान अपनी इंसानियत से बड़ा होता है। इस तरह अमायरा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर उस दिन के बाद से वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं और हंसी खुशी से रहने लगती हैं। शिकारापुर गांव में रहने वाले रमैया की 2 बेटियां थीं, प्रीति और काजल। प्रीति का रंग सांवला और काजल का रंग बेहद गोरा था। कुछ दिनों पहले ही उनकी दर्जी माँ की मौत हो गई थी। इस सदमे ने रमैया को इस कदर घेर लिया कि दुनियादारी से उसे कोई वास्ता नहीं रहा। ऐसे में घर की स्थिति बिल्कुल बेकार हो गई। फिर एक दिन चंदा उनके घर आती है। अरे प्रीति, क्या बात है बिटिया, तू चौखट पर क्यों बैठी है?
चंदा मौसी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बापू और ज्यादा बीमार हो गए हैं। घर में खाना बनाने को कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं क्या करूं? प्रीति, इस वक्त तेरे कंधों पर तेरे बीमार बापू और छोटी बहन की जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में तू ही हिम्मत खो बैठेगी तो कैसे चलेगा? तू तो अपनी माँ के जैसे सिलाई बुनाई करती है ना, तो फिर तू दर्जी क्यों नहीं बन जाती? उससे दाना पानी के लिए सोचना तो नहीं पड़ेगा बेटी। चंदा की दी हुई सूझबूझ के बाद से प्रीति अपनी स्वर्गवासी माँ की सिलाई मशीन पर कपड़े सिलना शुरू कर देती है। कपड़ों की बेहतरीन सिलाई बुनाई देखकर सभी लोग उसी से कपड़े सिलवाने लगते हैं, मगर प्रीति को उसकी मेहनत के बराबर पैसे नहीं मिलते हैं। दिन रात आंखें फोड़कर मेहनत करने के बावजूद भी सिलाई में अच्छा मुनाफा नहीं मिल रहा। घर का दाना पानी और बाबू की दवा दारू तक का भी खर्चा नहीं निकल पा रहा है। कहाँ हूँ माँ आप? आपकी ये गरीब दर्जी बेटी एकदम अकेली पड़ गई है। ऐसे कहते हुए प्रीति की आँखें अपनी गरीबी को निहारते हुए नम हो जाती हैं। उस रात तेज तूफान उठता है। ठंडी हवाएं प्रीति के घर को घेरने लगती हैं। ऐसे में टूटे फूटे खटिए पर पड़ा रमैया दर्द से छटपटाता हुआ प्रीति को बुलाता है। प्रीति, अरे यहाँ बेटी, आज तेरे बापू के पास ज्यादा समय नहीं है, इधर आ जल्दी। क्या हुआ बापू? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? अरे बेटी, वादा कर, तू अपनी छोटी बहन को पढ़ाएगी लिखाएगी और उसके भविष्य को संवारेगी। वादा कर मुझसे। हाँ बापू, मैं वादा करती हूँ। मैं काजल को पढ़ाऊंगी और धूमधाम से उसकी शादी कराऊंगी। इसी के साथ रमैया हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो तूफानी रात दोनों बहनों पर बिजली बनकर गिरती है। दोनों बहनें अनाथ और बेसहारा हो जाती हैं, मगर किसी के जाने से जिंदगी कहाँ रुकती है। दीदी, पापू हमें छोड़कर कहाँ पर चले गए? वो हम बहनों को अपने साथ लेकर क्यों नहीं गए? हम वहाँ नहीं जा सकते काजल। बापू की दुनिया हमसे बहुत दूर हो गई है। अब तुम्हें अपनी दर्जी दीदी के साथ ही रहना होगा। समय बीतता है और गरीब दर्जी प्रीति अपनी बहन को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए दिन रात कपड़े सिलती रहती है। अरे प्रीति, मेरे कपड़े सिल दिए हैं ना? हाँ श्वेता चाची, आपके कपड़े तैयार हैं। फिर ये ले 200 रुपए। श्वेता चाची, पैसे कम हैं। 4 ब्लाउज सिलने के 400 रुपए हो गए। श्वेता बेहद ही कंजूस थी। वो प्रीति से कपड़े तो सिलवाती, मगर जब बात पैसे देने की आती तो वो अक्सर सिलाई बुनाई में नुक्स निकालकर प्रीति को कम पैसे देकर अपना पल्ला झाड़ लेती। अरे बावली हो गई है क्या प्रीति? अरे सारे ब्लाउज का दाम तो अच्छे खासे दर्जी भी 100 रुपए नहीं लेते। तू तो गांव की गरीब दर्जी है, चुपचाप जो दिया है उसे रख ले, वरना फिर कभी ये श्वेता तुझसे कपड़े ना सिलवाएगी। ऐसा कहकर उसने कहीं न कहीं गरीब दर्जी प्रीति की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। प्रीति पैसे लेने के बाद कपड़े सिलती है और पाई पाई जोड़कर काजल को स्कूल में दाखिला दिला देती है। काजल, मेरी प्यारी बहन, आज से तुम स्कूल जा रही हो। तुम्हें पढ़ लिख कर अपनी दीदी का नाम रोशन करना है। तुम ऐसा करोगी ना? हाँ दीदी, अपनी दर्जी दीदी की मेहनत जाया नहीं जाने दूंगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी। समय बीतता है और दोनों बहनें अपने अपने हिस्से की मेहनत करती हैं। फिर कई सालों के बाद दीदी, आपकी बहन ने 12th में टॉप किया है। यकीन नहीं होता कि 10 साल बीत गए और मेरी छोटी सी बहन अब 20 बरस की हो गई है। दीदी, अब बस बहुत हुआ। अब मैं मेरी आगे की पढ़ाई अपने बलबूते पर पूरी करूंगी। अब इस छोटी बहन को अपनी जिम्मेदारी निभाने दीजिए। बरसों से ये हाथ सिलाई बुनाई कर रहे हैं। अब इन सोनी हथेलियों को सजाने की बारी है।
काजल बिल्कुल सही कह रही है बेटी। अब तुझे अपनी गृहस्थी बसा लेनी चाहिए। तेरे लिए एक रिश्ता देखा था तो मैंने उन्हें आज तुझे देखने को बुलाया है। जा जल्दी से तैयार हो जा। मगर चंदा मौसी, अगर मगर कुछ नहीं दीदी, चलिए मेरे साथ। थोड़ी ही देर में लड़के वाले उनके घर पर आते हैं। प्रीति उन्हें नाश्ता कराती है। तभी लड़के की माँ यामिनी कहती है, अगर तुम्हारी मेहमान नवाजी खत्म हो गई हो तो मैं मुद्दे पर आती हूँ। देखो प्रीति, तुम्हारा सांवला रंग मेरे बेटे के साथ मेल नहीं खा रहा। मेरे अखिल को तुम्हारी छोटी बहन जच गई है, जो कि तुम्हारे घर में कोई बड़ा नहीं है, तो दान दहेज का बंदोबस्त तुम देख लेना। बस 10 लाख रुपए कैश, 1.25 किलो सोना और साथ में सामान तो तुम दोगी ही। आखिर मेरे बाद मेरे बंगले कोठियों की मालकिन तुम्हारी बहन ही तो होगी। ठीक है, मुझे मंजूर है यामिनी जी। अपने पिता को दिए वादे को पूरा करने के लिए गरीब दर्जी बहन कर्ज के लिए कई द्वार खटखटाती है, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं करता। देर शाम को जब वो घर लौटकर आ रही होती है, तभी चौराहे के बीच में उसे एक लाल रंग का स्ट्रॉबेरी का लहंगा चमचमाता हुआ दिखाई देता है। अरे, ये लहंगा तो बेश कीमती लगता है और इस पर स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, पर ये यहाँ कैसे गिरा है? लगता है ये लहंगा ऊपर वाले ने मेरे लिए यहाँ छोड़ा है। फिर प्रीति उस लहंगे को घर ले आती है। वो अपनी बहन को रास्ते की सारी बात बताती है। इस स्ट्रॉबेरी के लाल लहंगे में एकदम अप्सरा लगेगी मेरी छोटी बहन। मगर दीदी, क्या आपने ये सोचा है कि दान दहेज के पैसे कहाँ से आएंगे? यही तो सोच रही हूँ मेरी बहन। काश इस लहंगे की तरह पैसे भी मिल जाते। प्रीति की ऐसा कहते ही लहंगे से एक सुनहरी रोशनी पूरे घर में चमक पड़ती है और लहंगा हवा में लहराते हुए अपने अंदर से 2-2 हजार के नोटों की बौछार कर देता है, जिसे देखकर गरीब दर्जी बहन की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे काजल, ये तो जादुई स्ट्रॉबेरी का लहंगा है। यकायक लहंगे पर आँख, मुंह और नाक आ जाती है। हाँ प्रीति, मैं जादुई स्ट्रॉबेरी का लहंगा हूँ, जिसे रानी परी ने पृथ्वी लोक पर भेजा है। इससे तुम्हारे घर के सारे दुख मिट जाएंगे। ये जादुई लहंगे, क्या तुम मुझे सब कुछ दे सकते हो? आजमा कर देख लो। कुछ दिनों में मेरी बहन की शादी है। मैंने लड़के वालों को दहेज में 1.25 किलो सोना देने का वादा किया है। इसी के साथ जादुई स्ट्रॉबेरी के लहंगे के मुंह से सोने के जेवर जमीन पर गिरने लगते हैं, जिसे देखकर प्रीति जादुई लहंगे का शुक्रिया अदा करती है। अरे वाह दीदी, ये जादुई स्ट्रॉबेरी का लहंगा तो बिल्कुल जिन के जैसा है, जो भी मांगो पलक झपकते ही पूरा हो जाता है। तब तो इससे आपका सांवला रूप भी संवर सकता है। जादुई स्ट्रॉबेरी के लहंगे, इस बार मुझे तुम्हारी जरूरत है। ध्यान से सुनो, क्या तुम मेरी दीदी को सुंदर बना सकते हो? हाँ, अगर प्रीति मुझे पहनकर शीशे के सामने खड़ी हो जाए। जैसे ही प्रीति जादुई स्ट्रॉबेरी के लहंगे को पहनकर शीशे के सामने खड़ी होती है, उसके सर के बाल से लेकर पैर तक एक सुनहरी प्रकाश में घुल मिल जाता है और कुछ ही देर के बाद जैसे ही वो रोशनी कम होती है, प्रीति का रूप गुलाबी जैसे खिल जाता है। अपना इतना गोरा रंग देखकर प्रीति खुशी से चहक उठती है। शुक्रिया जादुई स्ट्रॉबेरी के लहंगे, मेरे सामने चेहरे को इतना ज्यादा सुंदर बनाने के लिए। प्रीति का बदला हुआ गोरा चेहरा देखकर पूरे गांव में उसकी खूबसूरती के चर्चे चलने लगते हैं। साथ ही प्रीति को अर्जुन नाम के एक अमीर लड़के का रिश्ता भी आता है और दोनों बहनें एक साथ दुल्हन बनती हैं। दीदी, ये जादुई स्ट्रॉबेरी का लहंगा आपकी अमानत है, इसलिए ये आपके शरीर पर ही सजेगा। बस एक आखिरी बार मेरी मदद कर दो, मुझे अपने जैसा एक सुंदर सा लहंगा दे दो।
फिर जादुई लहंगे से निकली सुनहरी किरण जैसे ही काजल पर पड़ती है, वो हूबहू वैसे ही स्ट्रॉबेरी के लहंगे में सजी नजर आती है। जिसके बाद प्रीति अपने जादुई स्ट्रॉबेरी के लहंगे को पहनती है। उस पर जादुई स्ट्रॉबेरी का लहंगा हीरे के जैसा चमक रहा था। शुक्रिया जादुई स्ट्रॉबेरी के लहंगे, तुम्हारी मदद से हम गरीब दर्जी बहन ने ये दिन देखा है। हाँ, इस जादुई लहंगे ने हमारी दुविधा को मिटा दिया। इस तरह आसमान में छिटके तारों भरी उस रात में गरीब दर्जी बहनों की बारात गांव भर में जुगनू के जैसे टिमटिमा रही थी। इसके अंत में दोनों बहनों की शादी का सपना साकार हो जाता है। किरण 6ठी क्लास में पढ़ती थी। किरण पढ़ने में बहुत तेज थी, पर लक्ष्मी उससे रूठी हुई थी। किरण अपनी दादी के साथ रहती थी। जब किरण केवल 3 साल की थी, तभी किरण के माँ बाप का एक्सीडेंट हो गया था और किरण इस दुनिया में अपनी दादी के साथ अकेली रह गई। किरण का पूरी दुनिया में एक ही सहारा था और वो थी उसकी दादी। उसकी दादी का भी पूरी दुनिया में एक ही सहारा था और वो थी किरण। दादी माँ, देखो इस बार क्लास में फिर से मेरे सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। मैंने सबको पीछे कर दिया। हर विषय में मेरे सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। अब तो आप खुश हो ना दादी? जियो मेरी लाल, जुग जुग जियो, खूब मेहनत करो, बहुत आगे बढ़ो। मेरी दुआ है गुड़िया, मैं रहूं ना रहूं, तुम बहुत आगे बढ़ना। ऐसी बातें मत किया करो दादी, आप ही तो हो, इसीलिए तो मैं हूँ। बड़ी बड़ी बातें कर रही है, चल जा खाना खा। किरण खाना खाने के लिए चली जाती है और खाना खाकर सो जाती है। आखिर सच ही तो कह रही थी किरण। उसकी दादी के बिना पता नहीं उसका क्या होता। यही सब सोचते हुए किरण सो जाती है। जब किरण सुबह उठती है तो देखती है कि दादी अभी तक उठी नहीं। दादी हमेशा उससे पहले उठ जाती थी। किरण दादी को उठाने पहुंचती है। वो बहुत कोशिश करती है पर दादी उठती ही नहीं। दादी अब कभी न खत्म होने वाली नींद में सो चुकी है। दादी किरण को छोड़कर जा चुकी थी। दादी ऐसा मत कहिए दादी, पहले ही मुझे माँ बाबूजी छोड़कर जा चुके हैं, अब आप भी छोड़कर चली जाओगी तो मैं क्या करूँगी दादी? तुम्हारे बिना इस अनाथ का भविष्य क्या होगा दादी? दादी आंखें खोलो ना दादी। अपनी दादी का अंतिम संस्कार करके किरण स्कूल पहुंचती है। धीरे धीरे किरण फिर से पढ़ाई करने लगती है। हमेशा की तरह अपना काम समय पर करती है और अब उसने सुबह सुबह उठकर खाना बनाना भी सीख लिया है। पर धीरे धीरे घर का सारा खाना खत्म हो रहा है। इस बात की चिंता में किरण स्कूल पहुंचती है। स्कूल पहुंचते ही प्रिंसिपल के रूम में बुलाया जाता है। देखो किरण, हमें तुम्हारी मुश्किलों का एहसास है, इसीलिए हमने तुम्हें 2 महीनों से कुछ नहीं बोला। पर हमने यहाँ कोई अनाथालय थोड़ी ना खोल रखा है जो यहाँ पर फ्री में पढ़ाई करवाते बैठेंगे। पर मैडम प्लीज मुझे कुछ समय दे दीजिए। मैं तुम्हें 1 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं दे सकती। कल तुम फीस लेकर आओगी तो ही आना, वरना कहीं मुफ्त वाले स्कूल में अपना एडमिशन करवा लेना, समझ गई? मैडम प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, अब तुम जा सकती हो यहाँ से। किरण शायद स्कूल से आखिरी बार घर वापस आ रही है। घर पर खाना खत्म हो रहा था और स्कूल पर भी पाबंदी लगने वाली थी। तभी उसकी नजर एक घर के बाहर बैठे आदमी पर गई। उसने थोड़ी हिम्मत करके उस आदमी से पूछा, भैया जी आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो गुड़िया, क्या पूछना है? कुछ दिनों पहले मेरी दादी खत्म हो गई और मैं अनाथ हो गई। नहीं आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे कोई पैसे वैसे नहीं मांगूंगी। तो फिर क्या मांगने वाली हो गुड़िया? पैसे मत दीजिए भैया जी, बस मुझे काम दे दीजिए। आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। बस बीच में स्कूल जाने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा और इतनी तनख्वाह चाहिए कि मैं 2 वक्त की रोटी खा सकूं और स्कूल की फीस भी भर सकूं। वाह बच्ची वाह, बड़ी स्वाभिमान वाली हो तुम।
कोई बात नहीं, तुम मेरे घर पर झाड़ू पोछे का काम करो, तुम्हारे पैसों का इंतजाम हो जाएगा। और तुम कहो तो मैं तुम्हें एडवांस भी दे सकता हूँ, ताकि तुम अपने स्कूल में फीस दे सको। और अगले महीने की तनख्वाह नहीं आती है तो तुम यहीं पर खा भी लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। किरण अब उस आदमी के घर पर झाड़ू पोछे का काम करने लगती है। धीरे धीरे उसकी ट्रेन पटरी पर आ जाती है। वो पढ़ाई में भी पहले के जैसा प्रदर्शन करने लगती है और अब उसे न घर के खाने पीने की चिंता है और न ही स्कूल की फीस की। प्रिंसिपल की किरण पर अभी भी कड़ी नजर है। प्रिंसिपल चाहती थी कि कैसे भी वो किरण को स्कूल से बाहर निकाल दे, ताकि उसकी जगह पर अपने एक रिश्तेदार को स्कूल में सीट दे सके। मैंने सुना है तुमने फीस भर दी है और ये भी सुना कि अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी बेहतर है। जी मैडम, आपकी दुआ से सब कुछ ठीक है। अच्छी बात है, पर ये सब तुमने कैसे किया? मैडम, जिस दिन आपने कहा था उसी दिन मैंने देखा पीछे की रोड पर एक भैया रहते हैं। उनके घर पर मैंने झाड़ू पोछे का काम करना शुरू कर दिया। उसी से अब अपना घर चलाती हूँ और स्कूल की फीस भी भरती हूँ। अच्छा, तुम्हारी उम्र कितनी है? 13 साल मैडम। अच्छा, तुम 14 साल की नहीं हुई हो, है ना? ठीक है, जाओ। किरण के जाने के तुरंत बाद प्रिंसिपल उस आदमी के घर पर पहुंच जाती है। किरण तुम्हारे यहाँ काम करती है? जी मैडम, बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत तो तुम्हें होगी। तुम्हें पता है 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना गैर कानूनी है। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाती हूँ, पुलिस आएगी तब तुम्हें पता चलेगा। प्रिंसिपल धमकी देकर वहाँ से चली जाती है। जब किरण वापस आती है तो वो भैया उसे काम से निकाल देते हैं। आखिर वो भैया भी क्या करते, उसके पास भी कोई चारा नहीं था। किरण पर एक बार फिर से संकट के बादल छा जाते हैं। किरण फिर अगले दिन हिम्मत करके स्कूल पहुंचती है। किरण अपनी सहेली हिना को सारी बातें बताती है। किरण को अब कोई उम्मीद नहीं रह गई थी। उसके पास स्कूल छोड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहा। तभी हिना उसे एक सॉल्यूशन बताती है। देख, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, हम भी तो बहुत गरीब हैं। अगर तू बोल तो मैं अपने मम्मी पापा से तेरे रहने का इंतजाम करवा देती हूँ, वरना तू खुद ही अपना इंतजाम कर ले। मुझे समझ नहीं आ रहा यार कि अब मैं क्या करूँ। मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुम पढ़ाई में अच्छी हो या नहीं? तुम तो जानती ही हो मैं कितने सालों से लगातार फर्स्ट आ रही हूँ। अच्छा ये बताओ, हमको कौन पढ़ाता है? हमको तो क्लास में कुछ नहीं समझ में आता। ऐसी कौन सी लड़की है जो हमारी मदद करती है? मैं ही करती हूँ, और कौन करता है? अरे तो भैया तुम पढ़ाओ हमको, और हम अपने साथ कुछ और लड़कों को लेकर आएंगे। तुम उनको भी पढ़ा देना। तुम्हें ट्यूशन फीस से इतने पैसे मिल जाएंगे कि तुम्हारा काम भी चल जाएगा और दूसरों बच्चों का भला भी हो जाएगा। कहो, मेरी ये बात तुम्हें कैसी लगी? तुम्हारी बात मुझे सही लगी। तुम्हारा बहुत एहसान रहेगा। एहसान की छोड़ो यार, बस तुम मुझे इस साल पास करवा दो। किरण अपने घर पर स्कूल के बाद अपनी ही क्लास और अपनी क्लास के नीचे के बच्चों को पढ़ाने लगती है। ऐसा करने से न सिर्फ किरण की आर्थिक समस्या दूर हो जाती है, बल्कि किरण का अपना एक व्यवसाय चालू हो जाता है, जो उसकी तब तक मदद करेगा जब तक उसे पढ़ाई करनी है। कहते हैं ना कि अनाथ के ऊपर भी कोई है जो उसकी चिंता करता है। कहते हैं ना, जो अनाथ होता है उसका नाथ ऊपर वाला होता है, पर नीचे वालों को भी हिम्मत करनी होती है। किरण ने हिम्मत और मेहनत नहीं छोड़ी और अपनी परेशानियों से छुटकारा पाया।